हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 18 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो था हमारा कनेक्टर ऑफ एडिशन, और उसको लेकर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। और आगे जो हमारे जो बचे हुए टाइप्स है कनेक्टर ऑफ एडिशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम चर्चा करने वाले हैं कनेक्टर्स ऑफ एडिशन में, वो मेनली आपके 4 टाइप और बचे हुए हैं, जैसे इन एडिशन, ऑल्सो, बिसाइड्स, लाइकवाइज। अब इन पहले हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम इन एडिशन को पढ़ेंगे, फिर ऑल्सो को, देन बिसाइड्स, फिर लाइकवाइज। तो बात करते हैं इन एडिशन से। देखिए, इन एडिशन का मतलब ही होता है कि अगर आप कोई मेन सेंटेंस का कोई मेन पार्ट है, अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो आप इन एडिशन टू करके भी लिख सकते हो और इन एडिशन भी लिख सकते हो। अब दोनों में क्या फर्क है, इन एडिशन टू में क्या फर्क है और इन एडिशन में क्या फर्क है, इसको लेकर भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन एडिशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इन एडिशन जो है एक फ्रेज है। अगर आप बात करो इन एडिशन टू की या इन एडिशन की, ये आपका एक फ्रेज रहेगा, राइट। सो इन एडिशन हमारा क्या है, एक फ्रेज है। अब जो इन एडिशन एक फ्रेज है, वो यूज होता है कनेक्टर की तरह पर, राइट। जैसे आप एक कनेक्टर यूज करोगे तो कनेक्टर की तरह यूज होगा। अब कनेक्टर में किसका काम करेगा, क्या ये कंजंक्शन का काम करेगा, क्या ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, क्या ये एडवर्बियल यूज होगा, किस तरीके से हम यूज करेंगे उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ इट सर्व्स टू इंट्रोड्यूस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, यानी ये क्यों यूज किया जाता है, ताकि सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, एडिंग मोर डिटेल्स और एग्जांपल्स टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। यानी जो पहले से मेंशन कर दिया गया है उसमें हम और ज्यादा डिटेल या उसके बारे में और ज्यादा एग्जांपल्स देना चाहते हैं, यानी जो आपके पास कंटेंट है उसमें और ऐड करना चाहते हो, तो वहां पर आप इन एडिशन और इन एडिशन टू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम सबसे पहले चर्चा करें इन एडिशन, राइट, जैसे हमारा हो गया इन एडिशन टू, और फिर एक बात करेंगे हम इन एडिशन। अगर हम इन एडिशन की बात करें तो इन एडिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप सिर्फ इन एडिशन को अलोन यूज करना चाहते हो तो इन एडिशन फंक्शन करेगा एक ट्रांजिशनल फ्रेज की तरह, यानी ये दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो ये कंजंक्शन की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। कंजंक्शन से अगर आप देखें तो कंफ्यूज ना होइएगा कंजंक्शन को लेकर और प्रीपोजिशन को लेकर। अगर सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि अगर इन एडिशन आ गया तो आपको जो ऐड करना है वो है एक पूरी क्लॉज। वहीं अगर इन एडिशन टू आ गया तो टू और लास्ट में देखिए क्या है, प्रीपोजिशन। तो उसके साथ आपको नाउन या नाउन फ्रेज देखने के लिए मिलेगा। अगर इन एडिशन अलोन है तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पूरी एक आपको जो क्लॉज मिलेगी वो आप एक इंफॉर्मेशन के तौर पे ऐड करोगे आपके मेन पार्ट में, राइट। सो इन एडिशन फंक्शन एज अ ट्रांजिशनल फ्रेज लिंकिंग सेपरेट सेंटेंसेस और क्लॉजेस, यानी सेपरेट सेंटेंसेस या क्लॉजेस को लिंक या जोड़ने का काम करेगा। याद रखेगा, इन एडिशन सेपरेट सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ता है, राइट। It signals that writer or speaker is about to provide more information or further examples related to the previous point। तो ये क्या सिग्नल करता है, यह बताता है कि जो आपका राइटर है या स्पीकर है, तो जो उसने पहले पॉइंट को मेंशन किया है, जो उसका जो प्रीवियस पॉइंट था, वो उसमें और एडिशनल डिटेल की जानकारी देता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे, द म्यूजियम ऑफर्स एजुकेशनल टूर्स। तो म्यूजियम क्या ऑफर करता है, एजुकेशनल टूर्स। अब इन एडिशन, यानी जो एजुकेशनल टूर है, राइट, द म्यूजियम ऑफर्स एजुकेशनल टूर, इसी में और जानकारी दिया जाएगा म्यूजियम को लेकर। इट होस्ट्स इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी वो जो एजुकेशनल टूर है वो तो प्रोवाइड करता है, उसके साथ जो म्यूजियम है वो इंटरैक्टिव वर्कशॉप भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो जरा ध्यान से देखिए, तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी, द म्यूजियम ऑफर्स एजुकेशनल टूर्स, तो म्यूजियम क्या ऑफर कर रहा है, एजुकेशनल टूर। तो यहाँ पर आपने इन एडिशन यूज करा और उसके बाद एक पूरा सेंटेंस लिया है, इट होस्ट्स इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी ये इंटरैक्टिव वर्कशॉप को भी होस्ट करता है स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो ये अलग से क्लॉज हो गया जो म्यूजियम को लेकर जानकारी आपको दे रहा है। अगर हम इन एडिशन टू को लेकर बात करें तो दिस फॉर्म इज यूज टू ऐड वन थिंग टू अनदर विद इन द सेम सेंटेंस। तो मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर मैंने आपको बताया जैसे ये टू है, तो टू यहाँ पर क्या करेगा, ये नाउन या नाउन फ्रेज को ऐड करने का काम करेगा सेम सेंटेंस में। ये क्या करेंगे, अगर इन एडिशन आया तो आपको दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। अगर आपका इन एडिशन टू आ गया तो सेम सेंटेंस के अंदर
ये जो है नाउन या नाउन फ्रेज को ऐड करेगा एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये जो नाउन और नाउन फ्रेज आएगा इन एडिशन टू के बाद, ये एडिशनल जानकारी है जिसके लिए वो आना चाहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इन एडिशन टू बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, शी इज ऑल्सो एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन। तो क्या हो रहा है कि वो एक अच्छी म्यूजिशियन है और उसके साथ साथ वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट भी है। तो एक ही पर्सन के बारे में दो इंफॉर्मेशन दे दिए, एक एज अ म्यूजिशियन और उसके बाद और जो उसमें और ऐड किया है टैलेंटेड आर्टिस्ट, राइट। तो सेम सेंटेंस के अंदर होगा। अब यूज देख लेते हैं इन एडिशन टू के और या इन एडिशन के यूज क्या होते हैं। सबसे पहली बात, एडिंग इंफॉर्मेशन और पॉइंट्स। तो जो भी हमारे ऐड ऑन करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं, जो आप चाहते हो कि जो आपकी स्टेटमेंट है उसको रिच बनाया जाए, इंफॉर्मेशन रिच बनाया जाए, तो उसके लिए आप इन एडिशन या फिर कनेक्टर्स ऑफ एडिशन का यूज करते हो, जाहिर सी बात है। सो यहाँ पर इन एडिशन को आप यूज करोगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, राइट, किसी फर्दर पॉइंट को और एक्सप्लेन करने के लिए, या जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट में, उसके सपोर्ट में और दूसरा आर्ग्यूमेंट या कोई फैक्ट प्रेजेंट करने के लिए। अब इन एडिशन होगा तो पूरा एक क्लॉज देंगे आप आर्ग्यूमेंट के लिए, या फिर एक पूरी क्लॉज होगी एज ए एडिशनल जानकारी के लिए। अगर इन एडिशन टू है तो उसके साथ नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द सिटी हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज। तो क्या बात हो रही है कि जो सिटी है उसका रिच कल्चरल हेरिटेज है, राइट। इन एडिशन इट ऑफर्स अ वाइब्रेंट culinary सीन। तो रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ वही सिटी क्या ऑफर करती है, एक अच्छा ब्यूटीफुल सीन जो है ऑफर करती है, राइट। इट ऑफर्स अ वाइब्रेंट culinary सीन, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एग्जाम्पल्स। तो अगर आप एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, अब देखिए एग्जाम्पल क्यों इंट्रोड्यूस करते हो। अगर आपने कोई बात रखी और उस बात को और सिद्ध करने के लिए अगर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल एज अ सपोर्ट का काम करते हैं, राइट। वो एक एविडेंस का तरह काम करेंगे, जो आपकी प्रीवियसली जो आपने पॉइंट है उसको रीइंफोर्स करेंगे। रीइंफोर्स का मतलब है उसे सपोर्ट करेंगे। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस प्रोजेक्ट्स डिले। तो अब बोल रहे जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे रीजन थे इस प्रोजेक्ट के डिले होने के। इन एडिशन, अब उसके साथ मैंने वो रीजंस रख दिए। द रीसेंट वेदर कंडीशंस हैव स्लो डाउन प्रोग्रेस। तो उसमें एग्जांपल क्या दे दिया कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें एक और ये जो फैक्टर था वो था कि जो वेदर कंडीशंस रही है पिछले टाइम से, उसने भी प्रोजेक्ट को काफी धीरे किया है, राइट। लिंकिंग आइडियाज। तो आइडियाज को जब भी आप लिंक करोगे, चाहे वो इन एडिशन के साथ हो चाहे वो इन एडिशन टू के साथ हो, तो आइडियाज को लिंक करने के लिए, राइट, और इंफॉर्मेशन को बताने के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बिल्ड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो भी आपने प्रीवियस स्टेटमेंट दी है, तो आप इन एडिशन या इन एडिशन टू का यूज कर सकते हो। इन एडिशन टू हिज स्किल्स इन इंजीनियरिंग, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस। तो उसका जो स्किल इंजीनियरिंग जो है या फिर जो कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड है, और उसके साथ साथ उसका जो है इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स भी है। तो एक ही पर्सन के बारे में दो जानकारी दे दी, दो एट्रीब्यूट्स बता दिए उसके। स्पेसिफाइंग एडिशनल एलिमेंट्स। तो कोई एडिशनल एलिमेंट्स आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो उसको भी स्पेसिफाई करता है। इन एडिशन टू इज ऑफन फॉलोड बाय अ नाउन और नाउन फ्रेज इंडिकेटिंग दैट एडिशनल एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेट ऑफ ग्रुप। तो यानी आपको मैंने बताया जो इन एडिशन टू होता है वो सेम सेंटेंस के अंदर नाउन या नाउन फ्रेज को ऐड करने के लिए किया जाता है, जिससे कि उसको जो जानकारी है उसको और ज्यादा रिच बनाया जाए, या फिर कोई एडिशनल जानकारी आप देना चाहते हो या एडिशनल पॉइंट को ऐड करना चाहते हो वो आप कर सको। इन एडिशन टू इंग्लिश ही स्पीक्स स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो स्पेनिश और फ्रेंच के साथ साथ वो इंग्लिश भी बोल लेता है। तो ये एडिशनल एलिमेंट जोड़ा गया है, जैसे इंग्लिश को जोड़ दिया, राइट। इनहेंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको भी इनहेंस करता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई पॉइंट अपना रखते हो या आपका कोई व्यू पॉइंट है उसको आप प्रेजेंट करते हो, तो उस व्यू पॉइंट के सपोर्ट में आपने कोई एविडेंस दिया, कोई फैक्ट दिया, या फिर आपने कोई एग्जांपल दिया, तो उसके सपोर्ट में या उसको ऐड करने के लिए इन एडिशन या इन एडिशन टू का आप हेल्प ले सकते हो, राइट। तो अगर स्ट्रक्चर देखना है आपको तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे इन एडिशन का। तो मैंने आपको बताया इन एडिशन जो होता है, पहली बात वो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा, राइट। तो जब भी आपको दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा तो इसको हम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में रखेंगे,
या बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज, जो भी आपकी सेकेंडरी क्लॉज आएगी, यानी पहली आपकी प्रीवियस सेंटेंस हो गया, उसके बाद जो आप क्लॉज को एज अ इंफॉर्मेशन या फिर एज अ फैक्ट आप उसके अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट के सपोर्ट में देना चाहते हो, तो उस क्लॉज के साथ, उस क्लॉज के बिगिनिंग में ही आप इन एडिशन राइट यूज करोगे, जिससे आपको पता चले या जिससे आपके स्पीकर लिसनर को या आपके रीडर को पता चले कि जो आपने स्टेटमेंट दी है, ये जो इन एडिशन लिख दिया, यानी ये अगली क्लॉज आने वाली इन एडिशन के बाद जो अगला क्लॉज आएगा या जो अगला सेंटेंस होगा वो इसके सपोर्ट में जाएगा जो आपने प्रीवियसली मेंशन किया है। सो द स्टडी वाज कॉम्प्रिहेंसिव, इन एडिशन इट वाज कंडक्टेड ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। तो ये बात करने की जो स्टडी है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी। तो अब उसके पीछे का रीजन दे दिया या फिर और इस स्टेटमेंट को जोड़ दिया कि वो जो स्टडी है वो कंडक्ट की गई थी एक लंबे समय तक, राइट, फॉलोड बाय कॉमा। तो इन एडिशन जब भी आप यूज करोगे उसके बाद कॉमा देके, तो जो आपका मेन आपका वर्ड है या फिर जो आपका मेन फ्रेज है, ये फ्रेज नहीं, जो आपका मेन क्लॉज है आप वो पुट करिए जिसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लिए हुए हो या जो आप बताना चाहते हो। लिंकिंग सेंटेंसेस, तो पहली बात जो आपने प्रीवियस सेंटेंस बताया और उसके बाद जो आप एडिशनल जानकारी देना चाहते हो दूसरे सेंटेंस के साथ या दूसरे क्लॉज के साथ, तो उससे पहले आपको इन एडिशन जो है यूज करना पड़ेगा जिससे वो एक लिंक बना पाए कि ये प्रीवियस स्टेटमेंट है और इसमें ही जानकारी को पुट करा जा रहा है इन एडिशन की हेल्प से। अगर मैं बात करूं इन एडिशन टू के स्ट्रक्चर को लेकर, इन एडिशन के टू के स्ट्रक्चर को लेकर, तो इसके के बाद देखिए टू आ गया, अब टू के बाद नाउन, ये नाउन फ्रेज यूज होता है, तो याद रखिएगा नाउन, ये नाउन फ्रेज आएगा, इसके साथ कोई सेंटेंस या क्लॉज नहीं आएगा, राइट। सो ये इंडिकेट करता है व्हाट फॉलोज इज इंक्लूडिंग अलोंग व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, तो यानी जो आपने मेंशन किया है तो उसमें और एडिशनल जानकारी देने के लिए नाउन या नाउन फ्रेज की तरह तो आप इन एडिशन टू को यूज करोगे। इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड कोर्सेज शी एनरोल्ड इन सेवरल एडवांस्ड वर्कशॉप, राइट। आगे प्रीसीडिंग द एडिशनल एलिमेंट, यानी इन एडिशन टू के बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज यूज करना है, देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, जो आपका नॉर्मल जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या फिर मैं बात करूं सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो आपका सेंटेंस आ जाएगा एज इट इज, राइट। आगे कनेक्टिंग एलिमेंट्स, तो जाहिर सी बात है इन एडिशन टू के बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज मिलेगा तो आप उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी यूज कर सकते हो जो एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंशन करना चाहते हो एज अ नाउन। अब रूल्स याद रखने हैं आपको इन एडिशन टू या इन एडिशन और इन एडिशन टू के लिए क्या रूल्स होंगे। सबसे पहली बात, इंट्रोड्यूसिंग सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, तो जो भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इन एडिशन या इन एडिशन टू का यूज किया जाता है, राइट। What has previously stated, it often precedes a new sentence, तो अगर आप in addition यूज करो तो उसके बाद नया सेंटेंस आएगा, अगर आप in addition to यूज करो तो उसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। The city has many historical sites. In addition, it offers a variety of culture experiences, right? Connecting related elements, तो जो related elements है उनको connect करने का काम करता है। In addition to is used within a sentence to add one element to another, यानी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ने का काम करता है in addition to, right? It is followed by a noun or a noun phrase, तो ये किसी नाउन या नाउन फ्रेज की हेल्प से भी यूज किया जाता है। In addition to being a skilled pianist, she is an excellent composer, right? Placement in sentences, एग्जाम्पल देखिए और इसका मतलब समझिए। अब प्लेसमेंट इन सेंटेंसेस का मतलब है कि इन एडिशन को कहां पर यूज करना है, चाहे वो इन एडिशन टू हो या इन एडिशन हो, हम इनको मेनली स्टार्टिंग में यूज करते हैं। अगर बात करें सिर्फ इन एडिशन की तो इसके साथ याद रखिएगा इसको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही यूज किया जाता है क्योंकि ये लिंक करने का काम करता है अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से और जो स्टेटमेंट इसके साथ है, क्योंकि जो स्टेटमेंट इसके साथ है उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियसली स्टेटमेंट मेंशन की गई है। और इन एडिशन टू को जो है आप यूज करोगे तो उसके बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज का यूज करना होगा, राइट। रिलेवेंस और कोहेरेंस, रिलेवेंस और कोहेरेंस का मतलब है कि जब भी आपको लगे कि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एग्जांपल या उसको और रीइंफोर्स करना है अपनी स्टेटमेंट को जो आपने प्रीवियसली मेंशन किया, तभी आप इन एडिशन और इन एडिशन टू का यूज करोगे। सो दोनों के दोनों हम फॉर्मल टोन या फॉर्मल राइटिंग्स में लिख सकते हैं। अवॉइड रिडंडेंसी का मतलब होता है कि आपको एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है इन एडिशन का। अगर सेंटेंस अपने आप में बता रहा है कि वो अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैरी किए हुए है तो आप एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं
देन उसके बाद हम अगले टॉपिक को बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। द म्यूजियम इज रिनाउंड फॉर इट्स एंशियंट आर्टिफैक्ट्स। तो जो म्यूजियम है वो किस लिए जाना जाता है? अपने एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को लेकर। इन एडिशन इट होस्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ कंटेम्प्ररी आर्ट एग्जीबिशन। और ये क्या होस्ट करता है? वाइड रेंज ऑफ कंटेम्प्ररी आर्ट एग्जीबिशन, राइट। सो जो इसमें बात की गई है, म्यूजियम जो है वो अपने एंशियंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में जाना जाता है, लेकिन वो क्या करता है? कंटेम्प्ररी जो आर्ट एग्जीबिशन है उसको भी होस्ट करता है, उसको भी प्रेजेंट करता है, राइट। He has extensive experience in marketing. In addition, उसके साथ साथ he possesses advanced skills in digital analytics. यानी उसको मार्केट एक्सपीरियंस के साथ साथ जो उसके डिजिटल एनालिटिक्स है उसके बारे में भी उसको काफी ज्यादा जानकारी है, या उसके बारे में अच्छी खासी स्किल्स हैं, राइट। अब देख लेते हैं in addition to being a talented musician, she also excel in graphic design. तो वो टैलेंटेड म्यूजिशियन के साथ साथ एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनर भी है। तो ये यहाँ पर इसकी मल्टीपल स्किल्स को शो कर रहा है। इन एडिशन टू द मेन कोर्स, द रेस्टोरेंट ऑफर अ वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस। तो मेन कोर्स के साथ साथ वो जो वैरायटी है, काफी ज्यादा वेजिटेरियन वैरायटीज या वेजिटेरियन ऑप्शंस को भी प्रोवाइड करता है मेन कोर्स के साथ। अब हम यूज करते हैं ऑल्सो, या अब हम डिस्कस करते हैं ऑल्सो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया गया हमारा जो कनेक्टर ऑफ एडिशन होता है, और इसको सबसे ज्यादा कॉमनली आप सेंटेंस में भी यूज कर लेते हो क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर होता है उससे सब वाकिफ होते हैं, राइट। ऑल्सो इज कॉमनली यूज्ड एडवर्ब इन इंग्लिश ग्रामर फंक्शनिंग एज अ कनेक्टर। तो अगर आप ऑल्सो को यूज कर रहे हो इंग्लिश ग्रामर में एज अ कनेक्टर फॉर एडिशन, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? ये एज अ एडवर्ब का काम करेगा, राइट, एज अ एडवर्ब का काम करेगा, राइट। So it is used to add information emphasizing that something is included along with other items or facts mentioned. तो यानी ये हम information को add करने के लिए use करते हैं, जिससे कि हम emphasize कर पाए, थोड़ा उसको दिखा पाए, highlight कर पाए कि that something is included, कुछ हमने include किया है, right? Other items, facts mentioned, जो mention किया गया है तो उसके साथ साथ हमने कुछ और भी include किया है। Also is a connector that adds additional information or items in a way that is inclusive and additive. यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम also को एज अ कनेक्टर यूज करते हैं तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी ऐड करता है, ये एडिशनल आइटम्स को भी ऐड करेगा, ये उनका इंक्लूसिव और एडिटिव नेचर को बताता है, यानी वो ऐड किए जाते हैं, राइट। ऑल्सो बताता है कि ऑल्सो यूज हो गया तो इसका मतलब है इसके साथ साथ हमने कुछ और ऐड किया है सेंटेंस में, एनहांसिंग द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द एक्सप्रेशन। नाउ यूजेस देख लेते हैं ऑल्सो के क्या होते हैं। सबसे पहले जो यूज होता है ऑल्सो का वो होता है इंफॉर्मेशन को ऐड करना, राइट। तो जब भी आप सेम इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देना चाहते हो, किसी के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानकारी देना चाहते हो, तो एक से ज्यादा जब आप जानकारी दोगे तो आप ऑल्सो को भी यूज कर सकते हो। सो ऑल्सो इज प्राइमरीली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडिया दैट इज इन लाइन विद व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। तो यानी जो आपने पहले बता दिया उसी में ही ऐड करना है आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आप ऑल्सो का इस्तेमाल कर सकते हो। ही प्लेज द गिटार एंड ही ऑल्सो सिंग्स, यानी वह गिटार भी बजाता है और गाना भी गाता है। तो यानी सेम उसकी क्वालिटी को लेकर आपने बता दिया, गिटार के साथ गिटार भी बजाता है और गाना भी गाता है। आगे प्लेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, अनलाइक सम कनेक्टर्स आल्सो कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो प्लेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है प्लेसमेंट रिजिडिटी, यानी वो रिजिड हो जाएंगे, या तो वो आप मिडिल ऑफ द सेंटेंस में यूज कर सकते हो, या स्टार्टिंग में कर सकते हो, या एंड में कर सकते हो। तो इन तीनों पोजीशंस में से आप कहीं भी उसका यूज नहीं कर सकते। एक फिक्स्ड पोजीशन होगी, या तो बिगिनिंग होगी, या तो मिडिल होगी, या तो आपका एंड ऑफ द सेंटेंस होगा। लेकिन जो ऑल्सो होता है इसमें हमारे पास प्लेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी आप इसको सेंटेंस के किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हो। इट कैन अपीयर एट द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, और एंड में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग एम्फसाइज्ड। यानी जिस चीज को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑल्सो को कैसे यूज किया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग में ऑल्सो वी नीड टू कंसीडर द बजट कंस्ट्रेंट। तो अब ये कोई बात कह दी गई है, राइट, किसी ने बजट को लेकर कुछ कह दिया गया है
और उसके लिए बताया जा रहा है कि हम बजट की जो कंस्ट्रेंट्स है उनको भी मेंशन करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। वी नीड ऑल्सो टू कंसीडर द बजट कंस्ट्रेंट। देखिए इसमें भी हमने कह दिया वी नीड ऑल्सो टू कंसीडर द बजट कंस्ट्रेंट, हमें बजट की कंस्ट्रेंट्स को भी कंसीडर करने की जरूरत है। वी नीड टू कंसीडर द बजट कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। तो ऑल सेम सेंटेंस का मीनिंग सेम है, कॉन्टेक्स्ट सेम है, और आपको 3 अलग अलग पोजीशंस में ऑल्सो का यूज दिख गया। राइट, यूज्ड विद वर्ब्स, तो वर्ब के साथ भी यूज हो सकता है क्योंकि ऑल्सो इज यूज्ड एज अ सेंटेंस, इट्स प्लेसमेंट कैन वेरी विद द टाइप ऑफ वर्ब, तो वर्ब के साथ भी बदल सकता है। बी वर्ब के साथ भी यूज किया जा सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी यूज करा जा सकता है। एग्जांपल देखेंगे, शी इज ऑल्सो अ टैलेंटेड पेंटर, तो यहाँ पर देखिए इज कैसी फॉर्म होगी, बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और उसके बाद टैलेंटेड क्या हो गया आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। राइट, अब यहाँ पर देखिए टैलेंटेड पेंटर, यहाँ पर जो टैलेंटेड है ये एक एडजेक्टिव है पेंटर के लिए, और यहाँ पर जो इज है ये वर्ब है। राइट, मेन वर्ब आ गया, क्योंकि जब भी इसका या जो हेल्पिंग वर्ब के सपोर्टिंग वर्ब्स नहीं होती हैं तो वो हमारी मेन वर्ब कंसिडर करी जाएंगी। यानी हेल्पिंग वर्ब आप तभी बोल सकते हो जब आपके पास मेन वर्ब हो, अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को ही आप मेन वर्ब कंसिडर करोगे, तो यहाँ इसके आपका मेन वर्ब है। राइट, लिंकिंग वर्ब का काम करिए। विद एक्शन वर्ब्स इट ऑफन अपीयर्स बिफोर द वर्ब, तो एक्शन वर्ब से पहले आ जाएंगी। देखिए ये जो है लिंकिंग वर्ब है। अगर मैं बात करूं एक्शन वर्ब, जैसे राइट्स हो गई, शी ऑल्सो राइट्स पोएट्री, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आप ऑल्सो लिख सकते हो और एक्शन से पहले आप ऑल्सो लिख सकते हो। शी ऑल्सो राइट्स पोएट्री, वह पोएट्री भी लिखती है। कनेक्टिंग आइडियाज ऑल्सो का आप जो यूज करते हो आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए, थॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। राइट, स्टेटमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू फुलर अंडरस्टैंडिंग और प्रोवाइडिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आप ऑल्सो का इस्तेमाल कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म में। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्सो, तो ऑल्सो का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपको बताया बिफोर द मेन वर्ब, अगर आपको यूज करना है या उसको सेंटेंस में किस तरीके से प्लेस करना है, तो अगर आपको मेन वर्ब से पहले लिखना है तो इफ द सेंटेंस हैज अ मेन वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है ऑल्सो इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट, तो यहाँ पर कहने का मतलब है एक्शन, अगर एक्शन वर्ब है तो ऑल्सो उससे पहले लिखा जा सकता है। शी ऑल्सो प्लेस द पियानो। राइट, आफ्टर द बी वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब, तो जो बी वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद आप यूज कर सकते हो। अगर बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, हैज, हैव, हैड, विल, इनके बाद आप क्या है ऑल्सो को यूज करोगे। राइट, सो इफ द सेंटेंस कंटेन्स a be verb जैसे कि like, is, am, are और an helping verb like has, have, will also typically comes after it, तो also इन सब के बाद आता है। तो याद रखिएगा इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों को याद रखिएगा। she is also an accomplished painter। राइट, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में भी लिख सकते हो। Also can be used at the beginning of sentence, especially in spoken English or less in formal writing, तो जब आप स्पीकिंग की बात करोगे तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, अगर आप राइटिंग की बात करोगे तब आपको कहाँ लिखना है, तब हम अभी डिस्कस करते हैं। एट टू अ पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस सेंटेंस और स्टेटमेंट, जैसे हमने इन एडिशन को यूज करा था कि जब आप कोई पॉइंट को बताना चाहते हो कि यह जो मैंने पहले कथन बोला है या बताया है उससे रिलेटेड है या उसमें और एड ऑन का काम कर रहा है इंफॉर्मेशन को, तो हम ऑल्सो का इस्तेमाल करेंगे। राइट, ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर द टाइम कंस्ट्रेंट। अगर एंड ऑफ सेंटेंस में जो होता है लेस कॉमन ऑल्सो कॉमनली ऑल्सो कैन बी प्लेस्ड एट एंड ऑफ द सेंटेंस, दिस इज मोर टिपिकली इन स्पोकन इंग्लिश, वी नीड टू कंसिडर द टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। राइट, लिंकिंग आइडियाज और एडिंग पॉइंट्स के लिए हम ऑल्सो का यूज करते हैं। ऑल्सो यूज टू लिंक आइडियाज बाय एडिंग पॉइंट्स दैट इज सिमिलर टू एक्सपेंड अपॉन द प्रीवियस वन, इट हेल्प्स। तो जाहिर सी बात है कि ऑल्सो का आप यूज ही इसलिए कर रहे हो ताकि आप जो एडिशनल पॉइंट्स है उनको जोड़ सको और आइडियाज को लिंक कर सको। कॉन्टेक्सचुअल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे बताया ऑल्सो की जो पोजीशंस होती हैं वो बिगिनिंग में भी हो सकती है, वो मिडिल में भी हो सकती है और एंड ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकती है। अब क्या रूल्स ही रखने हैं ये आपको याद रखना होगा जनरली कि ऑल्सो इन सबसे पहले यूज किया जाता है। राइट, बी फॉर्म से पहले। नाउ आगे अब हम पढ़ते हैं ऑल्सो से रिलेटेड हमारे एग्जांपल्स। राइट,
शी ऑल्सो टीचेस स्पेनिश एट द कम्युनिटी कॉलेज। देखिए अब ये क्या एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब से पहले लिया है कि वो स्पेनिश भी पढ़ाती है कम्युनिटी कॉलेज में। दे ऑल्सो प्लान के एक्शन वर्ब टू विजिट द न्यू आर्ट एग्जिबिट दिस वीकेंड। अब बी फॉर्म के बाद कैसे आएगा, ही इज ऑल्सो एन accomplished musician. The project has also received significant funding from private donors. At the beginning, also we need to finalize the guest list by tomorrow. Also, the meeting has been rescheduled to Friday. We need to finalize the guest list by tomorrow. Also, the meeting has been rescheduled to Friday. Also, right now, अब एक आता है beside और एक होता है besides. तो इसमें बहुत confusion होती है स्टूडेंट्स को, beside और besides. देखिए, एक बिसाइड का मतलब होता है पोजीशन बताता है, विच इज जैसे आपके दाएं या बाएं कोई बैठा है तो आप बताते हो बिसाइड। लेकिन जो दूसरा बिसाइड्स होता है वो कनेक्टर का काम करता है, एज अ एडिशनल जानकारी आपको देगा। कोई और आपको सेंटेंस जोड़ना है या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़नी है तो आपको बिसाइड्स का यूज करना है। और बिसाइड का मतलब होता है कि आपके इधर है या उधर है, नेक्स्ट टू यू, राइट। ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो बिसाइड एक एडवर्ब की तरह एंड प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जाता है कनेक्टर्स फॉर एडिशन में, इंक्लूडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे बिसाइड में एज एन एडवर्ब। तो जब भी आप एडवर्ब की तरह यूज करोगे, बिसाइड्स इज यूज टू एड मोर इंफॉर्मेशन, ऑफन इम्प्लाइंग दैट एडिशनल पॉइंट इज ऑब्वियस और ऑलरेडी नोन। तो जब भी आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करोगे या और कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो और जो एडिशनल पॉइंट है वो ऑब्वियस है या फिर पहले से जानकारी में है, तो आप यूज कर सकते हो बिसाइड्स का। आई डोंट वांट टू गो आउट टुनाइट बिसाइड्स इट्स टू लेट टू कैच अ मूवी। तो ये ऑब्वियस है पॉइंट, और या फिर ये ऑलरेडी नोन में है कि कोई मूवी स्टार्ट होनी है 10:15 पे और आप 9:50 पे निकलने की बात कर रहे हो, तो बोल रहा है कि मैं अब नहीं जाना चाहता क्योंकि अब बहुत लेट हो गया मूवी देखने के लिए। तो ये आपने जो इट्स टू लेट टू कैच अ मूवी, ये एडिशनल जानकारी थी, बट ये अंडरस्टैंड है, यानी आप ये सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में सही बैठ रही है, राइट। इंडिकेटिंग इनकल्जन और अनदर आइटम। तो जब भी आप इनकल्जन या अनदर आइटम्स को इंडिकेट करने की बात करोगे, जैसे व्हेन यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद इसके साथ एक पूरा नाउन फ्रेज आ रहा है और यहाँ पर कोई नाउन फ्रेज नहीं आ रहा था, राइट। यहाँ पर एक पूरी क्लॉज आ रही है। तो बस यही अंतर रहेगा कि यहाँ पर जो बिसाइड आया है, ये जो बिसाइड आपको दिख रहा है, अगर मैं बिसाइड के दो रूप देख लूं, बिसाइड्स, राइट, तो ये जो बिसाइड आपको हाईलाइट करा है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज देखने को मिलेगा। नाउन फ्रेज, मैं दोनों कंडीशन में बात कर रहा हूँ कि दोनों कंडीशन में कनेक्टर ऑफ एडिशन की तरह ही काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ एक पूरी क्लॉज देखने के लिए मिलेगी, राइट, ये पूरा एक सेंटेंस। ये अंतर याद रखिएगा। Indicating inclusion of another item when used as a preposition beside introduce something additional or extra, usually followed by noun or pronoun. So besides coffee we also need to buy sugar. तो कॉफी के साथ साथ हमें शुगर भी खरीदना है, right? In both cases, besides function as a connector that enriches the context by adding supplementary information, often reinforcing or providing an alternative perspective to the preceding statement. तो दोनों के दोनों functions as a preposition और as a adjective, दोनों में ही जो हमारा beside का काम कर रहा है वो additional supplementary information को ऐड करना, राइट, reinforce करना, आपके सेंटेंस में जानकारी को सपोर्ट करना, तो उसके लिए आप बिसाइड्स का यूज करते हैं। अब यूजेस क्या हो गया, इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल पॉइंट्स और रीजंस। तो जब आप एडिशनल पॉइंट्स और रीजंस को यूज करोगे तो आप बिसाइड्स यूज कर सकते हो एज एन एडवर्ब। तो एडवर्ब अब हो गया तो पूरी की पूरी क्लॉज एडिशनल के तौर पे आएगी, राइट। ऑफन इम्प्लाइंग एज एन एडवर्ब बिसाइड्स एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और रीजन, often implying that what follows is an additional point or an afterthought। यानी अगर आप एज अ एडवर्ब यूज देख रहे हो इसका, तो जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल रीजन देना चाहते हो वो एक पूरी क्लॉज बन के आएगी जो आपकी प्रीवियसली पॉइंट को हाईलाइट करेगी। आई डोंट थिंक वी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट बिसाइड्स वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स करंटली। तो ये
बता रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट, अब उसकी सपोर्ट में दे रहा है क्योंकि हमारे देखिए बिसाइड्स वी डोंट हैव, इसके साथ साथ हमारे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है इस वक्त, राइट। अगर आप एडिशनल आइटम और एग्जांपल्स को ऐड करना चाहते हो, अगर एज अ प्रीपोजिशन देखोगे तो बिसाइड्स के बाद नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। बिसाइड्स द मेन डिश द शेफ प्रिपेयर्ड सेवरल साइड डिशेस, तो मेन डिश के साथ साथ जो और साइड डिशेस होती है शेफ ने उसको भी प्रिपेयर किया, राइट। प्रोवाइडिंग एडिशनल जस्टिफिकेशन, तो एडिशनल जस्टिफिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए भी बिसाइड यूज हो जाएगा, जो आपके प्रीवियसली सेंटेंस को सपोर्ट करेगा, जो भी स्टेटमेंट रही, डिसीजन रही, उसको सपोर्ट करने के लिए, राइट। ट्रांजिशनल बिटवीन आइडियाज, तो आइडियाज के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज बना के रखेंगे आप बिसाइड्स के साथ कि ये आपका मेन सेंटेंस है और ये क्या है आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है। इम्प्लाइंग नोन इन्फॉर्मेशन, तो जो नोन इन्फॉर्मेशन है, जिसकी जो ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन है उसी के साथ यूज होगा। समटाइम बिसाइड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन दैट इज कंसीडर्ड ऑब्वियस और ऑलरेडी नोन टू द लिसनर्स और रीडर्स। It can imply that additional information should be considered because it is either commonly known or self-evident। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नोन है, लिसनर्स को पता है, तो यहाँ पर बिसाइड का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि उसको कंसिडर किया जाए क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के बारे में सब वाकिफ हैं। Contrasting and alternative perspectives, तो alternative perspective के लिए यूज होता है। although primarily additive besides can also introduce contrasting points, तो याद रखिएगा ये बहुत स्पेशल यूज है। तो beside को आप contrasting point के लिए भी यूज कर सकते हो किसी भी आर्ग्यूमेंट के लिए, राइट। आगे एग्जांपल देखेंगे। तो एज एन एडवर्ब देखोगे तो ये बिगिनिंग और मिडिल ऑफ द सेंटेंस में आएगा, और याद रखिएगा इसके साथ पूरा का पूरा एक क्लॉज होता है। So when used an adverb besides often appears at the beginning or middle of a sentence, it introduces additional point or reason। तो वो जो additional point आएगा वो एक पूरा sentence की फॉर्म में आएगा, पूरा एक right clause की तरह आएगा। The plan is not feasible besides it's too costly, तो देखिए ये it's too costly, ये पूरा एक clause आया। Followed by a comma, so दूसरा क्या है, besides start a sentence, उसके बाद आप comma लगाएंगे, क्योंकि comma इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप हाईलाइट करना चाहते हो कि ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज को भी इंडिकेट करता है। अगर आप एज अ प्रीपोजिशन यूज करोगे तो बिसाइड्स के एज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं आता, वो अपने नाउन या नाउन फ्रेज के साथ आएगा, तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड प्रोनाउन हो सकता है। बिसाइड कॉफी वी नीड टू बाय टी एंड शुगर। विद इन द सेंटेंस, तो एज अ प्रीपोजिशन बिसाइड्स इज इंटीग्रेटेड into the sentence structure usually near in the beginning, तो beginning में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, डायरेक्टली, क्योंकि उसके बाद तुरंत आप नाउन या नाउन फ्रेज को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। कॉमन यूजेस क्या है, लिंकिंग आइडियाज, आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है बिसाइड्स को। एनहांसिंग आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स को एनहांस करने के लिए यूज करा जाता है, राइट। तो पोजीशन इन अ सेंटेंस, ये हमें पढ़ लिया बिसाइड्स का यूज। अब बात कर लेते हैं हम बिसाइड्स के कुछ और यूजेस को लेकर। इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो भी आप बिसाइड का यूज कर सकते हो। ट्रांजिशनल यूज का मतलब है कि बिसाइड्स दो पॉइंट्स में क्या है, ट्रांजिशन क्रिएट करता है कि ये आपका मेन पॉइंट हो गया और ये आपका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट हो गया या सपोर्टिंग पॉइंट हो गया, जो आपने अपने मेन पॉइंट में या अपना जो मुख्य कथन है उसमें आपने ऐड किया है, राइट। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों यूजेस में बिसाइड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जांपल्स, अगर हम इसका एडवर्ब यूज देखें, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द क्लब, बिसाइड्स he does not have enough time for extra activities. We do not to buy a new printer, besides the current one still works perfectly, right? So यहाँ पर additional information दे दिए कि वो क्यों खरीदना नहीं चाहते प्रिंटर, क्योंकि जो उनका currently प्रिंटर है वो additionally काम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से पूरी की पूरी क्लॉज यूज करी है। बिसाइड्स हर एक्सपर्टीज इन बायोलॉजी, शी इज आल्सो नॉलेजेबल इन केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी के साथ साथ वो केमिस्ट्री की भी जानकारी रखती है। बिसाइड्स द मेन प्रेजेंटेशन द कॉन्फ्रेंस विल ऑफर सेवरल वर्कशॉप, तो मेन प्रेजेंटेशन के साथ साथ जो कॉन्फ्रेंस थी उसने काफी और दूसरी वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड करेगा, राइट। आगे देख लेते हैं, अब यूज करते हैं हम लाइकवाइज का। बिल्कुल, लाइकवाइज भी हमारा कनेक्टर्स ऑफ एडिशन है, इसको हम और डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद हमारे कनेक्टर्स ऑफ एडिशन यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। सो लाइकवाइज एक एडवर्ब की तरह यूज होता है जब भी आप इसको कनेक्टर की तरह यूज करना चाहते हो। सो लाइकवाइज इज एन एडवर्ब यूज्ड एज अ कनेक्टर टू इंडिकेट सिमिलरिटी और कंपैरेटिबिलिटी बिटवीन द टू स्टेटमेंट, सिचुएशन और एक्शन।
तो किसी भी सिचुएशन एक्शन के अंदर आप सिमिलरिटी और कंपेरेटिबिलिटी को देखना चाहते हो, राइट? और एक्शन के अंदर, सिचुएशन के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर जब भी आप सिमिलरिटी और कंपेरेटिबिलिटी की बात करोगे तो हम लाइकवाइज को एज एन एडवर्ब यूज करेंगे. सो लाइकवाइज इज ऑफन यूज्ड टू शो दैट सेकंड स्टेटमेंट और एक्शन इज सिमिलर टू और एग्रीज विद द फर्स्ट वन. देखिए, अब मैंने यहाँ पर कनेक्टर ऑफ एडिशन क्यों बोला, क्योंकि देखिए लाइकवाइज दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट तो किए हुए हैं, लेकिन इसका और दूसरा फंक्शन क्या होता है जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है. प्राइमरी फंक्शन ये कहता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स को बताता है कि सिमिलर है या दोनों कंपेरेटिबल हैं, राइट? किसी ना किसी तरीके से दोनों में रिलेशन है. तो उस रिलेशन, सिमिलरिटी के रिलेशन को बताने के लिए हम लाइकवाइज को यूज करते हैं. लेकिन ये किसी दो स्टेटमेंट्स को पकड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको कनेक्टर ऑफ एडिशन की कैटेगरी में रखा है, राइट? लाइकवाइज इज ऑफन यूज्ड टू शो दैट द सेकंड स्टेटमेंट और एक्शन इज सिमिलर टू or agrees with the first one. So likewise can be used as a polite response meaning in the same way. In the same way और me too वाला जो meaning होता है likewise same उसी में होता है. Likewise in the same way और me too. एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं. शोइंग सिमिलरिटी इन एक्शंस और बिहेवियर. अगर बिहेवियर या एक्शंस में सिमिलरिटी शो करते हैं तो लाइकवाइज कैसे यूज किया जाएगा? सो लाइकवाइज इज ऑफन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट समथिंग इज द सेम और सिमिलर इन नेचर. तो किसी के सिमिलैरिटी को लेकर बात कर रहे हो आप, राइट? नेचर के सेम होने को लेकर बात कर रहे हो तो लाइकवाइज यूज कर सकते हो. He is passionate about environmental issues. Likewise, his sister is actively involved in conservation efforts. तो वो environmental issues को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है. अब इन द सेम वे जैसे ही उसकी सिस्टर भी है, अभी कंपैरेटिबल है और सिमिलरिटी है कि उसकी सिस्टर भी जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, राइट? एज अ पोलाइट रिस्पॉन्स इन कन्वर्सेशन. तो कन्वर्सेशन के पोलाइट रिस्पॉन्स में भी आप किस तरीके से लाइकवाइज का यूज करोगे? प्लीज टू मीट यू, यू माइट रिस्पॉन्ड विद लाइकवाइज. तो जैसे आप किसी ने बोला प्लीज टू मीट यू या आपसे मिलके कुछ अच्छा लगा तो आपने बोल दिया लाइकवाइज, राइट? कनेक्टिंग पैरेलल आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स. तो पैरेलल आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स को कनेक्ट करने के भी काम आता है. द फर्स्ट स्टडी शो a decrease in pollution level, likewise subsequent research confirm this trend. तो जो अब कनेक्टिंग आइडियाज क्या है कि पहली स्टडी ने बताया कि पॉल्यूशन लेवल में गिरावट हुई है. इन द सेम वे जो सब्सिक्वेंट रिसर्च थी उन्होंने कंफर्म कर दिया इस ट्रेंड को कि हाँ भाई गिरावट हुई है, राइट? इन लिस्ट टू इंडिकेट सिमिलरिटी. तो जब भी किसी चीज के बीच में सिमिलरिटी को इंडिकेट करोगे तो आप लाइकवाइज यूज कर सकते हो. द प्रोग्राम बेनिफिट्स टीचर्स लाइकवाइज, इट ऑफर एडवांटेजेस टू स्टूडेंट्स. यानी जैसे ये प्रोग्राम टीचर्स को बेनिफिट कर रहा है उसी तरीके से ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स को भी एडवांटेज देगा, राइट? टू रीइंफोर्स पॉइंट. अगर सब पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए भी लाइकवाइज का यूज होता है. जस्ट एज द इकोनॉमी इज रिकवरिंग, लाइकवाइज द जॉब मार्केट इज शोइंग इंप्रूवमेंट. तो इसने इकोनॉमी, ये जो पहले वाला पॉइंट है उसको सपोर्ट किया है कि अगर इकोनॉमी रिकवर करने लगेगी वैसे ही जो मार्केट है उसमें, जॉब मार्केट जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगेगी, राइट? आगे बढ़ते हैं. एज अ रिस्पॉन्स. तो रिस्पॉन्स के तौर पे मैंने आपको बताया जैसे इट वाज अ ग्रेट टू मीट यू, आपको मिलकर अच्छा लगा तो आप सिंपली कह सकते हो लाइकवाइज. इन द सेम वे आपको भी वैसा ही लगा, राइट? लिंकिंग सिमिलर आइडियाज और स्टेटमेंट्स. तो सिमिलर आइडियाज और स्टेटमेंट्स को लिंक करने का भी काम करेगा. जॉन इज पैशनेट अबाउट लिटरेचर, लाइकवाइज हिज सिस्टर इज एन एविड रीडर. तो जैसे जॉन क्या है, वो लिटरेचर को लेकर काफी पैशनेट है. इन द सेम वे उसकी जो सिस्टर है वो भी एक अच्छी रीडर है. फॉलोइंग स्टेटमेंट और क्लॉजेस. तो अब देखिए स्टेटमेंट और क्लॉजेस को देखकर, द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस इन एशिया, लाइकवाइज इट्स इंक्रीजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन यूरोपियन मार्केट्स. तो कंपनी जो है वो एशिया में क्या करना चाहती है, ऑपरेशन को बढ़ा करना चाहती है. अब वो सेम कैसे उन्होंने हाईलाइट करा, जैसे उन्होंने यूरोप में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया है, राइट? नॉट इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन. तो लाइकवाइज जो है कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन नहीं इंट्रोड्यूस करता है, जैसे हाउएवर, बट, ऑल्दो, दो ये सब करते हैं, बट लाइकवाइज नहीं करता है, ये याद रखिएगा. रूल्स क्या है? पैरेललिज्म. पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि ये सिमिलरिटी को शो करेगा, एग्रीमेंट्स को बताएगा और बताएगा दोनों चीजों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, राइट? प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस. तो सेंटेंस के आप बिगिनिंग और एंड में रख सकते हो. और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये एज ए एडवर्ब यूज होता है, तो ये पूरी की पूरी एक क्लॉज के साथ आएगा. यानी आपका एक सेंटेंस खत्म हो गया, मेन सेंटेंस खत्म हो गया, देन आपने लाइकवाइज यूज करा अगर आप बिगिनिंग में यूज करना चाहते हो,
उसके बाद आपने इसके साथ सपोर्टिंग सेंटेंस दी। एज अ स्टैंड अलोन, और अलोन भी खड़ा हो सकता है रेस्पॉन्स में। इन कन्वर्सेशनल इंग्लिश लाइकवाइज कैन बी यूज्ड ऑन इट्स ओन एज अ पोलाइट रिस्पॉन्स। तो पोलाइट रिस्पॉन्स की तरह भी आप लाइकवाइज को यूज कर सकते हो। नॉट इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, तो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन में यूज नहीं होता है, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लाइकवाइज के। अब एज अ लिंक बिटवीन सिमिलर आइडियाज, तो सिमिलर आइडियाज के बीच में लिंक करना हो तो कैसे हम यूज करेंगे लाइकवाइज को। द फर्स्ट स्टडी फाउंड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स आफ्टर द मार्केट कैंपेनिंग। तो पहली स्टडी ने क्या फाइंड करा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज, राइट। मार्केट कैंपेनिंग के बाद जो आपकी सेल्स है उसमें अच्छा खासा जो है इंक्रीमेंट हुआ है। लाइकवाइज द सेकंड स्टडी रिपोर्टेड द सिमिलर रिजल्ट। इन द सेम वे हमने सेकंड स्टडी करी, उसमें भी सिमिलर रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो ये सिमिलर आइडियाज हैं कि पहली स्टडी में भी हमने इंक्रीमेंट देखने को मिला, वहीं दूसरी स्टडी में भी हमें वही रिजल्ट देखने को मिला। He is dedicated to his work, likewise his colleagues is known for her commitment। तो वो जो है अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड है, और उसके जैसे इन द सेम वे जैसे वो डेडिकेटेड है उसी तरीके से उसके जो कलीग है वो भी अपने काम को लेकर काफी ज्यादा कमिटमेंट है, राइट। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द बिगिनिंग और एंड में हम कैसे यूज करेंगे, लाइकवाइज द कंपनीज न्यू पॉलिसी विल बेनिफिट बोथ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर, राइट। तो ये स्टार्टिंग में हो गया। द टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली एफिशिएंट बट आल्सो एनवायरमेंटली फ्रेंडली लाइकवाइज। तो कोई प्रीवियस स्टेटमेंट रही होगी, ये जो स्टेटमेंट्स है ये उनके सपोर्टिव में है, तो आप कोशिश करिएगा कि बिगिनिंग में ज्यादा यूज करें। तो बिगिनिंग में क्या होता है, एक ट्रांजिशन फेज जो है क्रिएट कर देता है कि ये जो आपका मेन सेंटेंस है और ये आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है, राइट। एज अ स्टैंड अलोन, अगर आप सिर्फ सिंपली रिप्लाई करना चाहते हो तो लाइकवाइज कैसे यूज होगा, आई रियली एंजॉयड द कॉन्फ्रेंस। अगर कोई पॉजिटिव बात है और आपने, जैसे मान लीजिए किसी ने अच्छा फील किया किसी कॉन्फ्रेंस से, या आपसे मिलकर अच्छा लगा, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लिया और आप भी वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप रिप्लाई में बोल सकते हो लाइकवाइज, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अच्छा लगा वैसे ही हमें अच्छा लगा। तो ये तरीका होता है लाइकवाइज को यूज करने का। टू शो एग्रीमेंट और सिमिलरिटीज इन एक्शंस और बिहेवियर, तो एक्शंस और बिहेवियर में आपको सिमिलरिटी और एग्रीमेंट बताना है तो आप लाइकवाइज को यूज कर सकते हो। जस्ट एज द सॉफ्टवेयर सिंप्लीफाइज डेटा एनालिसिस, लाइकवाइज इट एनहांस डेटा सिक्योरिटी। जैसे ही जो सॉफ्टवेयर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया डेटा एनालिसिस को लेकर, वैसे ही उसी तरीके से इट एनहांस डेटा सिक्योरिटी। द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, लाइकवाइज प्राइवेट कंपनीज आर बूस्टिंग देयर ग्रीन इनिशिएटिव्स। अब सिमिलरिटी क्या है एक्शंस में कि गवर्नमेंट भी इंक्रीज कर रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है रिन्यूएबल एनर्जीज में, वहीं प्राइवेट कंपनीज है वो भी बूस्ट कर रही है ग्रीन इनिशिएटिव्स। ग्रीन इनिशिएटिव का मतलब है इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को लेकर, राइट। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं हमारे कनेक्टर्स ऑफ एडिशन। आगे चलकर हम हाईलाइटिंग कनेक्टर्स और इन सबको डिस्कस करेंगे और दूसरे ग्रुप ऑफ कनेक्टर्स में। तो दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है वो है इन एडिशन, आज के लेक्चर में इन एडिशन और इन एडिशन टू, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों का मतलब पता होना चाहिए। अगर टू लिख रहे हो तो नाउन और नाउन फ्रेज आएगा, अगर आप इन एडिशन लिख रहे हो तो उसके साथ सिंपली आप क्या यूज कर सकते हो, क्या यूज करेंगे आप, पूरा एक सेंटेंस और क्लॉज, वो एज एन एडवर्ब की तरह काम करेगा इन एडिशन, राइट। अगर आप सिर्फ इन एडिशन लिखोगे तो वो एज एन एडवर्ब की तरह काम करेगा क्योंकि वो पूरी की पूरी एक क्लॉज को लेकर आएगा, राइट। ये याद रखिएगा। अब उसके साथ साथ आपको बिसाइड याद रखना है। बिसाइड्स दो तरीके से काम होगा। बिसाइड्स अगर एज अ प्रीपोजिशन है तो उसके साथ नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स, अगर एज एन एडवर्ब यूज करोगे तो पूरी की पूरी एक क्लॉज आएगी या एक सेंटेंस आएगा, राइट। फिर ऑल्सो के लेकर डिस्कस करा। ऑल्सो की पोजीशंस याद रखिएगा, बिगिनिंग में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी यूज कर सकते हैं, यानी बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड ऑफ द सेंटेंस में। देन लाइकवाइज किस लिए यूज होता है, मेनली सिमिलरिटी को बताने के लिए, सिमिलरिटीज को शो करने के लिए। पैरेललिज्म होता है, राइट। इसमें पैरेललिज्म का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी ये है। रेलवे ट्रैक्स पैरेललिज्म का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। क्या वो कभी मीट करते हैं, नहीं करते, क्योंकि वो पैरेलल होते हैं, राइट। सो आपको याद रखना है कि जो आपके कनेक्टर्स ऑफ एडिशंस होते हैं उनको किस तरीके से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो, किन चीजों को आपको लेकर ध्यान देना होता है, क्योंकि ये सिंपल है, आपको अब हर एक वर्ड का यूजेस पता चल रहा है। आगे चलकर अब हाईलाइटिंग कनेक्टर्स को पढ़ेंगे और दूसरे फॉर्म ऑफ कनेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने किसको कवर करा, कॉन्ट्राडिक्टरी को कवर कर लिया है हमने,
कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स को कवर कर चुके हैं हम लोग, राइट। कनेक्टर्स ऑफ एडिशन को लेकर कवर कर लिया है हमने। कॉज एंड इफेक्ट्स कनेक्टर्स पढ़ लिए, जिसमें कॉज को अलग से पढ़ा, इफेक्ट का मतलब रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स। यानी मेनली हमने 4 कनेक्टर्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है और हर एक में काफी अच्छे वर्ड्स हमने सीखे हैं, चाहे वो एज अ एडवर्ब काम किया हो, एज अ प्रीपोजिशन काम किया हो, राइट, या एज अ कंजंक्शन काम किया हो। तो बस आपको मेन डिफरेंस याद रखने हैं, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब में क्या होते हैं, और इनको हमने एज अ सेपरेटली टॉपिक्स में भी कवर करा है। कंजंक्शन में कंजंक्शन के बारे में पढ़ा है, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा है, और एडवर्ब को एडवर्ब के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो आपको यहाँ पर पढ़ना है वो मेनली क्या है, आपको यहाँ पर बस उनके ग्रुप्स को देखना है कि कनेक्टर्स अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो वो किस तरीके से यूज होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। अगर कनेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग है तो उसको कैसे यूज करा जा सकता है, अगर कनेक्टर्स कॉज एंड इफेक्ट है तो उसको कैसे यूज करा जाएगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया और यहाँ पर एक दूसरी स्टेटमेंट खत्म हो गया और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए, अब ऑप्शन में कहीं मैंने ऑल दो लिख दिया, कहीं मैंने लाइकवाइज लिख दिया, कहीं मैंने सिंस लिख दिया और कहीं मैंने बिकॉज लिख दिया। अब पूछ लिया आपसे कि यहाँ पर क्या आएगा, तो अब आपके पास ये देखिए ये सारे के सारे तो कनेक्टर्स हैं, लाइकवाइज एक एडवर्ब हो गया, बाकी तो ये 3 आपके पास कंजंक्शन हो गए। तो अब डिपेंड करेगा आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट और उससे साइड में साथ आने वाले स्टेटमेंट, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये रीजन बता रही है, कॉज एंड इफेक्ट वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि बिकॉज किसके साथ आता है, रीजन के साथ, सिंस किसके साथ आएगा, रीजन के साथ आएगा, राइट। क्या ये सिमिलरिटी शो कर रही है, वही जो इंफॉर्मेशन दे दी है उसमें सिमिलरिटी बता रही है। तो ये देखने के लिए, आपको पता करने के लिए कि कौन सा कनेक्टर यूज होता है, किस तरीके से आप वर्ड्स क्लोज टेस्ट, मेनली ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट में बनाने के लिए, और उससे भी ज्यादा हेल्प करेगा आपको PQRS और सेंटेंस अरेंजमेंट करने में। क्योंकि क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है इन्हीं वर्ड से जो है ब्रेक कर देता है सेंटेंसेस को, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस आना है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा, अगर सिमिलर होगा तो सिमिलर आ जाएगा। तो बस इनके वर्ड्स के प्लेसमेंट को भी ध्यान में रखना और यूजेस को भी ध्यान में रखना है, राइट। तो यहाँ पर हमने अपने 4 कनेक्टर्स को लेकर अच्छे से चर्चा करी, इनके बारे में अच्छे से जानकारी ली, हमने कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स को भी खूब अच्छे से पढ़ लिया है, कॉज एंड इफेक्ट्स को भी पढ़ लिया, कॉन्ट्राडिक्टरी को भी पढ़ लिया, और अब हमने कनेक्टर्स ऑफ एडिशन को भी पढ़ लिया। अब आने वाली क्लास में हम हाईलाइटिंग कनेक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाईलाइटिंग कनेक्टर्स कैसे होते हैं, क्या उनका यूज होता है, और किस चीज को वो हाईलाइट करेंगे सेंटेंस में आके, राइट। क्या वो किसी नाउन या नाउन फ्रेज को हाईलाइट करते हैं, राइट, किसी क्लॉज को हाईलाइट करेगा, किसी सेंटेंस को हाईलाइट करेगा। तो हाईलाइटिंग कनेक्टर्स को लेकर आने वाले लेक्चर्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप अपने इनके अलग से सेपरेट हैंडआउट्स बनाओ, उन पे अच्छे से थोरोली प्रैक्टिस करो, जिससे आपको ऑन हैंड या राइट इजीली हो जाए, आप अच्छे से कर पाए, राइट। और रीडिंग ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिए, जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा कनेक्टर्स के अंदर, राइट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और बाकी के जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। थैंक यू सो मच।